नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि परीक्षा के नजदीक हम बहुत सारे आपको सारे चैप्टर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो प्रत्येक चैप्टर के बाद चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया, भाग 1, 2, फिर रिवीजन के बाद मौखिक और लिखित अभ्यास, फिर उसी के बाद कुछ ऐसे प्रश्न जो हमारे चैप्टर से बनते हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। परीक्षा में इनकी वरीयता बहुत होती है और इससे बनने वाले सारे प्रश्नों को हम परीक्षा के लिए उपयोग में लाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल सजग हो जाएं, तैयार हो जाएं, क्योंकि आज पाटलिपुत्र वैभव से बनने वाले ऐसे प्रश्नों को करेंगे जिनके विकल्प 4 रहेंगे, एक प्रश्न रहेगा, उसका एक आंसर हमारा सही होगा, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि परीक्षा की कड़ी मेहनत के बाद कोई भी कमी ना रह जाए, उसके लिए हमें करना क्या होगा। मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक के संपूर्ण विषयों के बहुत ही सुंदर और शिक्षकों के मार्गदर्शन में बहुत ही सुंदर सुंदर नोट्स तैयार किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, उन नोट्सों से आपकी परीक्षा में आपको मिलेगी बहुत ही सहायता। तो बिल्कुल भी आपको देर नहीं करना है। जिस वीडियो से आप मुझे देख पा रहे हैं उसी के नीचे लिंक पर जैसे ही जाएंगे तो ई बुक्स और ई नोट्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, परीक्षा के लिए आपको कोई भी संकोच नहीं करना है, इसमें भी देर नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही सुंदर नोट्स हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्लास पर। आज हम क्लास 10th वी देखें, लिखा हुआ कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड पाटलिपुत्र वैभव द्वितीय पाठ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ध्यान रखना, आज हम जो एमसीक्यूज करने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और परीक्षा में 20 से 25 नंबर हम लोग ऐसे ही हंसते हंसते ले लेते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि 2 पार्टों में हमारा पेपर रहता है, तो खंड आ में भी हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं और ग्रामर से संबंधित भी हमारे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। तो आज देखेंगे, इन पर हम चर्चा करते हैं। इसमें लिखा हुआ है पहला प्रश्न, क्या दिया हुआ है, पहले प्रश्न पर ही हम चर्चा करेंगे। आपको भी, क्योंकि पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है और पूरे चैप्टर के बाद आंसर देने में आप भी पूर्णतः सज्ज हैं, तैयार हैं। ध्यान रखिएगा। तो इसमें लिखा हुआ है नगरस्य पालिका देवी का अस्ति। अब सबसे पहली बात तो यह है कि प्रश्न को हमें समझना है। उन्होंने कहा नगरस्य पालिका, नगर की पालिका, अर्थात नगर पालिका वो वाली नहीं है जैसे आपने देखा कि नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना, वो नगर पालिका नहीं, नगरस्य पालिका, नगर की पालिका, पालन पोषण करने वाली। पालिका का मतलब पालन पोषण करने वाली। प्राचीन काल में इस नगर का पालन पोषण किस देवी के संरक्षण में होता था वो यहां पर पूछा जा रहा है। तो नगरस्य पालिका देवी का अस्ति, अब का लगा हुआ है, मतलब यहां से स्पष्ट हो गया है कि ये स्त्रीवाची है। ठीक, अब देवी लगा है तो देवी भी स्त्रीवाची है। तो ध्यान रखिएगा, कौन है नगर की पालिका देवी, पटन देवी, दुर्गा देवी, शीतला माता, सरस्वती। देखिए, पाटलिपुत्र वैभव पर हम चर्चा कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं, पाटलिपुत्र वैभव। और पाटलिपुत्र वैभव जो हमारा पाठ है उसमें उसका जो नाम पड़ा हुआ है वो पट्टन देवी के नाम से बना हुआ है। किसकी, पट्टन देवी, वहां की एक कुल देवी, इष्ट देवी, या हम ऐसा कह सकते हैं कि वहां की प्रमुख देवी, उन्हीं के नाम से हमारी इस पाटलिपुत्र का नाम पड़ा। तो इसका आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि पटन देवी हमारा का नंबर का ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा। ठीक, आपने इसमें तो देख लिया है कि इसमें पटन देवी है, बहुत जल्दी आपसे क्वेश्चन बन गया होगा। जिससे बन गया हो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। ध्यान रखिएगा। और आप इसमें का, खा, गा, घा लिखा हुआ है तो आप ABCD के आधार पर आंसर दे सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण आपकी क्या प्रायोगिकता है। आपको प्रश्न को पहचानना है, प्रश्न का आपको अर्थ निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, जैसे इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी है इसमें, षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति में जैसे रामस्य बनता है वैसे ही बनेगा हमारा नगरस्य, जैसे फलस्य वैसे ही नगरस्य। तो यहां काके की नानेनी रारेरी का चिन्ह लगेगा और षष्ठी विभक्ति संबंध दर्शाएगा कि नगर की पालिका देवी, नगर की जो पालन करने वाली है देवी, वो कौन है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा पटन देवी। क्या होगा, पटन देवी। चलिए अब शीघ्रता से हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, लेकिन आप लोगों को तैयार रहना। ध्यान रखें, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी एक क्वेश्चन है। दूसरे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, इसमें लिखा है बुद्ध काले, क्या लिखा है, बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम।
बुद्ध काले, बुद्ध के समय, बुद्ध काल के समय पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का नगर, पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या है? बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम? बुद्ध काल में पाटलिपुत्र के नगर का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र बुद्ध काले सप्तमी विभक्ति का एक वचन, जैसे आप लोग देखते हैं लिखा होता है रामे, वैसे ही हो जाएगा आपका बुद्ध काले दिया हुआ है। तो बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्र का, बुद्ध काल, बुद्ध काल मतलब जो हमारे बुद्ध जी थे, उन बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नगर, पाटलिपुत्र के नगर का नाम क्या है, वो ये पूछ रहे हैं। नगरस्य में भी षष्ठी विभक्ति और पाटलिपुत्रस्य में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन। नाम मतलब नाम, किम मतलब क्या, अर्थात वो नाम क्या है जो पाटलिपुत्र बुद्ध के समय में था। तो पाटलग्राम, पटना, पाटलीग्राम या पुष्पपुरम, क्या नाम था? आप लोगों को मैंने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में बताया है। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि बुद्ध के समय में हमारे पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? पाटलीग्राम के नाम से हमारा पाटलिपुत्र जाना जाता था। और मुझसे अच्छे तो आप लोग भी जानते होंगे, ध्यान रखिए, मैं तो केवल पुस्तक के आधार पर बता रहा हूं और आप तो वहीं के रहने वाले, तो आप लोग तो भली भांति इसको जानते होंगे कि बुद्ध के समय में पाटलीग्राम के नाम से हमारा पाटलिपुत्र जाना जाता था। ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा हो गया है, तीसरी पर चलते हैं। जल्दी से जल्दी करेंगे हम, इसको ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रत्येक प्रश्न को आपको भली भांति 2 से 3 बार पढ़ना है। अगर आप 2 से 3 बार इसको प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपकी परीक्षा में आपसे कोई भी आपके नंबर नहीं छीन सकता है। ध्यान रखना। इसमें लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक तीसरा। प्रश्न क्रमांक तीसरा हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। इसमें लिखा है कुट्टनीम काव्यस्य, कुट्टनीम ताक काव्यस्य रचनाकारः का। जो कुट्टनीम काव्य है उस काव्य के रचनाकार कौन है? कुट्टनीम काव्यस्य रचनाकारः का। अब यहां पर देख रहे होंगे आप कि कुट्टनीम काव्यस्य, जैसे रामस्य वैसे ही लिखा हुआ है कुट्टनीम काव्यस्य। तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। क्या लगा हुआ है यहां? षष्ठी विभक्ति का एक वचन, जैसे रामस्य वैसे ही बनेगा काव्यस्य। ठीक, तो कुट्टनीम काव्य के रचनाकारः माने रचनाकार, उसके रचयिता, का माने कौन, कहा मतलब कौन। रचनाकार में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है और कहा में भी एक वचन। कहा हमारा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक करने वाला, प्रश्न निर्माण करने वाला सर्वनाम। कहा, कम, केन, ऐसे हमारे रूप चलते हैं। कहा, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्। समझ में आया ना। फिर इसके बाद देखते हैं कुट्टनीम ताक्य के रचनाकार कौन है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, दामोदर गुप्त या मेगास्थनीज। बताएं, आप कौन बता सकता है? आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं कि चंद्रगुप्त के द्वारा लिखा गया है, कि समुद्रगुप्त के द्वारा, दामोदर गुप्त की मेगास्थनीज। कुट्टनीम ताक्य, ध्यान रखें, दामोदर गुप्त के द्वारा यह ग्रंथ रचा गया है, यह काव्य रचा गया है कुट्टनीम ताक्य। ध्यान रखिए, पूरा नाम है इसका कुट्टनीम ताक्य काव्यस्य। कुट्टनीम काव्य की रचना की है दामोदर गुप्त ने। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक हम तीसरे पर चले, तीसरा हो गया है, चौथे पर चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या रहेगा? चौथे प्रश्न में लिखा है काव्य मीमांसा। क्या लिखा हुआ है? काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कह अलिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ को कौन अलिखत, किसने लिखा था? ठीक है ना। काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को किसने लिखा? अब यहां पर देखें, काव्य मीमांसा ग्रंथ है, आपने देखा होगा कि एक राजशेखर जी की रचना है। ये किसकी है? अच्छा, ये पहले नंबर पे ही दिया है, राजशेखर, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज। ठीक, तो यहां पर राजशेखर ही काव्य मीमांसा के लेखक हैं या नहीं, कंफर्मेशन आपको देना है। सही है ये आंसर या गलत, ध्यान रखिएगा। अब फिर मैं सही बताऊंगा, आप सही या गलत का आंसर दीजिए कि यह काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ राजशेखर जी के द्वारा लिखा गया है, हां या ना, यस या नो।
आपको आंसर में देना, जल्दी से दीजिएगा। काव्य मीमांसा। नामकम में देखें यहां द्वितीय विभक्ति, ग्रंथम में द्वितीय विभक्ति, आ लिखत हमारा लंग लकार भूतकाल का रूप लगा हुआ है। ठीक है, जब तक आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दें यस या नो के रूप में, तो आगे चलते हैं, इसको हम कंफर्म करते हैं। यस, आप जितने यस वाले हैं वो अपना थंब से हमें क्या है वो देंगे कि कितने लोगों ने यस लिखा है, ध्यान रखिएगा। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 4 के बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। प्रश्न क्रमांक 5 हमारा क्या है? प्रश्न क्रमांक 5 पर चलेंगे। इसमें लिखा हुआ है कस्य महापुरुषस्य, कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति। ठीक, कस्य माने किस महापुरुष का, कस्य षष्ठी विभक्ति का लगा हुआ है, एक वचन। कैसे? कहा, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्य, कस्मिन, कस्मिन। तो कस्य हमारा षष्ठी विभक्ति का, अर्थात किस महापुरुषस्य माने किस महापुरुष का। तो महापुरुषस्य में भी षष्ठी विभक्ति, यही बनेगा हमारा महापुरुषस्य। जैसे कस्य वैसे ही महापुरुषस्य। कस्य महापुरुषस्य, किस महापुरुष का जन्म स्थानम, जन्म स्थान, किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्रे माने पाटलिपुत्र में है। अस्ति माने है, पाटलिपुत्र में आप देख पा रहे होंगे सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। कौन सा लगा है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। और जन्म स्थान नाम में लगा हुआ है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। और अस्ति जो लगा हुआ है हमारा लट लकार, ध्यान रखें, अस्ति माने है तो लट लकार का एक वचन का रूप लगा हुआ है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, अस्ति स्तः संति रूप चलते हैं। ठीक, तो किसका है? गुरु नानकस्य, राजा राममोहन राय, महावीरस्य, गुरु गोविंद सिंहस्य। बताइए, जल्दी से बताएंगे कौन से ऐसे महापुरुष हैं जिनका जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है। ठीक, आपने देखा होगा गुरु गोविंद सिंह हमारे थे, सिख गुरु थे, और उन्हीं का हमारा जन्म स्थान पाटलिपुत्र माना जाता है। ठीक, वहां 10वें गुरु भी हैं। ठीक, तो इस प्रकार से गुरु गोविंद सिंहस्य पाटलिपुत्रे अस्ति, किसका जन्म स्थान है? पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र स्थान है गुरु गोविंद सिंह का, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न क्रमांक 5 में कितने लोगों ने गुरु गोविंद लगाया है, जरा जल्दी से बताएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम 6 पर चलते हैं। ठीक है ना, प्रश्न क्रमांक हमारा 6 नंबर का होगा, 6वें नंबर का प्रश्न होगा। और इसमें ध्यान से देखेंगे, राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। सबसे पहले ध्यान रखें, राज्ञः, राजा अशोकस्य माने अशोक का। तो राज्ञा में यहां षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी है? षष्ठी विभक्ति। अशोकस्य में भी षष्ठी विभक्ति। राजा अशोक, राजा अशोक समय माने समय, राजा अशोक के समय में, तो समय में सप्तमी विभक्ति का एक वचन। ठीक है ना, यहां से देखते जाएंगे, आप अशोक के रूप चलाएंगे तो राम के समान चल जाएंगे। कैसे? राम के समान। जैसे षष्ठी विभक्ति में आपका रामस्य बनता है तो वैसे ही आपका बन जाएगा अशोकस्य। क्या बन जाएगा? अशोकस्य, क्योंकि आकारांत पुल्लिंगवाची शब्द ये है और आकारांत पुल्लिंगवाची शब्द वो है। यहां बनेगा रामः, रामम, वहां बनेगा आपका अशोकः, अशोकम, अशोकः, अशोकम, अशोकः, अशोकम। चलेगा कि नहीं चलेगा? तो रामः रामम, अशोकः अशोकम, रामेण अशोकेन, रामाय अशोकाय, रामात अशोकात, रामस्य अशोकस्य बन जाएगा। ठीक, तो षष्ठी विभक्ति में अशोकस्य। अब समय लिखा हुआ है तो सप्तमी विभक्ति में रामे बनता है, तो यहां पर आपका बन जाएगा समय। सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा समय, अर्थात राजा अशोक के समय में। और में आया है मतलब सप्तमी विभक्ति, क्योंकि सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है में और पर। ठीक है ना, तो में पर, तो यहां पर आपका हो जाएगा राजा अशोक के समय में अस्य नगरस्य, इस नगर,
इस नगर के वैभव, इस नगर का वैभव कीदृशम माने किस प्रकार, आसीत माने था। ठीक, राजा अशोक के समय में अस्य में भी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। नगरस्य में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। वैभवम माने यश और कीर्ति, वैभव, वैभव कीदृशम माने किस प्रकार, आसीत मतलब था। ठीक, अर्थात राजा अशोक के समय इस नगर का, कौन से नगर का, पाटलिपुत्र नगर का वैभव किस प्रकार था। चलिए, विप्रह, असमृद्धम, समृद्धम या कोई नहीं। राजा अशोक के समय हमारे इस पाटलिपुत्र का किस प्रकार वैभव था, तो समृद्धम क्या हो जाएगा, समृद्धम, अर्थात समृद्ध वैभव था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती थी। राजा अशोक, ध्यान रखना, मौर्य वंश के थे राजा अशोक। ठीक, ध्यान रखना। अब आगे चलेंगे, जो हमारे इसमें तिरंगे झंडे में अशोक के सारनाथ स्तंभ से जो अशोक चक्र लिया गया है ना, वही है, ध्यान रखना। इसमें समृद्धम आया है। अगला हमारा प्रश्न रहेगा 7 नंबर का। 7 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। विहारस्य कस्मिन नगरे गोल गृहम अस्ति, विहार के किस नगर में गोल गृह है, गोल गृहम, गोल घर, गोल घर है। विहारस्य में जैसे रामस्य, जैसे हमारा बनेगा रामस्य, वैसे ही बनेगा हमारा विहारस्य। ठीक है ना, जैसे बना रामस्य वैसे ही बनेगा विहारस्य। तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप होगा। क्या होगा, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप होगा, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि विहारस्य में षष्ठी विभक्ति, कस्मिन में सप्तमी विभक्ति। कैसे, कह, कम, कैन, कस्मई, कस्मात, कश्य, कस्मिन, कस्मिन, सप्तमी विभक्ति आ गया ना। सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है कस्मिन, नगरे, नगरे में भी आपने देखा होगा यहां सप्तमी विभक्ति में बनेगा रामे, राम का रूप, रामे, तो वैसे ही बनेगा नगरे। क्या बनेगा, नगरे, नगरम नगरे नगराणी, नगरम नगरे नगराणी। पहला हमारा पहला और द्वितीय चलेगा नपुंसक के समान, फिर चलेगा नगरेण, नगराय, नगरात, नगरस्य, हे नगरे, चलेगा कि नहीं। तो नगरे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, गोल गृहम, गोल घर है। ठीक, तो गोल गृहम और अस्ति मतलब है। वहां पूछा है कि बिहार के किस नगर में गोल घर है, बताएं जल्दी से। पाटलिपुत्र नगर में, पीरपुर ग्रामे, पाटलिपुत्र नगरे, पीरपुर ग्रामे, सासाराम नगरे या वक्सर नगरे, जल्दी से बताएंगे कहां पर है। देखें, पाटलिपुत्र नगरे, आंसर आपका क्या होगा, पाटलिपुत्र नगरे। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना है आपको, ठीक, कि जिस विभक्ति में यहां पर हमारा प्रश्न निर्माण करने वाला सर्वनाम होगा, उसी विभक्ति में हमें क्या है, आंसर देना होगा। अब यहां पर तो सब जगह सप्तमी लगी हुई है। जब सारी जगह सप्तमी लगी है या कोई एक ही विभक्ति के उदाहरण दिए हों, तब थोड़ा सा विचार आपको करना पड़ेगा। अन्यथा जिसमें विभक्ति समान ना दी हो, वहां पर तो आप केवल प्रश्न की विभक्ति देख लें और उसी को आंसर लगा देंगे, आपका सही हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 7 के बाद हम आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पर। प्रश्न क्रमांक 8 हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है कौमुदी महोत्सव खाली स्थान अतीव प्रचलिता। कौमुदी महोत्सव, जो यहां पर विद्वानों की नगरी कौमुदी महोत्सव होता था, उस कौमुदी महोत्सव की बात कर रहे हैं कि कौमुदी महोत्सव अतीव प्रचलिता। कौमुदी महोत्सव अतीव, मौर्य शासन काले, अशोक शासन काले, गुप्त शासन काले एतेषु कश्चन अपि नास्ति। अर्थात मौर्य शासन, मौर्य वंश के समय, मौर्य वंश का जब शासन काल था तब कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, और अशोक के शासन काल में मनाया जाता था, कि गुप्त शासन काल में मनाया जाता था, कि एतेषु कश्चन अपि नास्ति, कि इनमें से कोई भी नहीं है। ध्यान रखिएगा कि जब मौर्य वंश आया तब तो दुर्गा पूजा होने लगी थी, उसके पहले ध्यान रखना है कि क्या हुआ, गुप्त शासन,
उसके पहले नंद वंश चल रहा था। मौर्य वंश से पहले किसका? नंद वंशों का शासन चल रहा था। ध्यान रखिएगा, मगध का सम्राट कौन था? धनानंद था। तो उस समय किसका? गुप्त वंश का शासन चल रहा था। ध्यान रखना एक एक बात को, पहले गुप्त वंश का शासन, फिर नंद वंश का शासन आया, फिर इसके बाद मौर्य वंश का शासन आया। और मौर्य वंश का शासन चंद्रगुप्त मौर्य आए ना, ठीक। चंद्रगुप्त के मौर्य के बाद फिर बिंदुसार, फिर इसके बाद अशोक, फिर ऐसे क्रम चलता रहा। ज्यादा तो इसके बारे में मुझे भी पता नहीं है क्योंकि हिस्ट्री का है ये, ठीक। लेकिन अपने पाठ से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित, सबसे ज्यादा कौमुदी महोत्सव कब प्रचलित था? तो गुप्त शासन काल में, गुप्त के शासन काल में कौमुदी महोत्सव यहां पर बहुत ज्यादा प्रचलित था। और कौमुदी महोत्सव मतलब एक देखिए, कौमुदी एक हमारी व्याकरण की सबसे विशाल और अच्छी परंपरा। कौमुदी व्याकरण, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा होगा, सिद्धांत कौमुदी पढ़ी होगी आपने, नाम पढ़ा होगा, ठीक है ना। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न होगा 9वें नंबर का प्रश्न। 9वें नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है? ध्यान से देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम, खाली स्थान अस्ति। पाटलिपुत्र नगर में प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, गोलगृहम, माधवपुरम, ताजमहलम, कुसुमपुरम। पाटलिपुत्र नगरे में सप्तमी विभक्ति लगी है। पहली बात तो ये देखें, जैसे हमारा बनेगा क्या? रामे, सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा रामे, वैसे ही बनेगा हमारा पाटलिपुत्र। क्या बनेगा? पाटलिपुत्र नगरे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन ये हो जाएगा। इसमें देखो नगर के रूप चला लीजिए, बाकी ये तो शब्द आगे जोड़ देंगे, ठीक। तो देखें, दशरथ राम, जैसे ये लिखा ना दशरथ राम, तो दशरथस्य रामे, दशरथ के राम में। तो अब यहां पर ये शब्द आप कुछ भी जोड़ दीजिए, राम के रूप ही माने जाएंगे, ठीक। अंतिम वर्ण से ही हम लोग रूप को चलाते हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है सप्तमी विभक्ति एक वचन के बाद प्रसिद्धम, माने प्रसिद्ध, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध। पाटलिपुत्र नगर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, बोले क्या? तो गोलगृहम, माधवपुरम, ताजमहल आगरा में है। माधवपुरम, कुसुमपुरम तो पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था, माधवपुर नाम ही नहीं हमारे इसमें आया। और गोलगृहम अर्थात गोल घर बहुत ही प्रसिद्ध थे, लोग पर्यटन की दृष्टि से इसको देखने के लिए आते थे, ठीक है ना। गोल गुम्बद भी कह सकते हैं, गोल गोल आकार के घर बने हुए हैं, वो गोल गृहम कहे गए हैं, ठीक। और आप लोग तो देख भी आए होंगे, मैंने तो वो भी नहीं, मैं गया नहीं हूं तो मैंने देखे भी नहीं है, लेकिन चित्राकृतियों से ये पता चलता है कि बहुत सुंदर बने हुए हैं, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक हम 10 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 हमारा क्या कह रहा है? ध्यान से देखें, इसमें दिया हुआ है 10वां प्रश्न है, पाटलिपुत्रम कस्याः तटे अस्ति, ठीक। पाटलिपुत्रम मतलब पाटलिपुत्र, कस्याः माने किस, तटे माने किनारे, अस्ति माने है, किसके तट के किनारे है, किस तट में है। अर्थात ये कस्याः लगा हुआ है तो कहां का बना हुआ है? ये कस्याः षष्ठी और पंचमी विभक्ति में बनता है, षष्ठी और पंचमी विभक्ति में हमारा बनता है कस्याः। तो किस नदी के किनारे, किस नदी के तट में स्थित है पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्रम में देखें द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, कस्या में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तटे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, और अस्ति स्था संति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन करो। सोन नदी, गंगा नदी, पुनपुन नदी, गंडक नदी, पुनपुन नदी या गंडक नदी। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर गंगा नदी के किनारे देखो बसे हुआ है हमारा क्या? पाटलिपुत्र। कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है हमारा पाटलिपुत्र, ध्यान रखना इस बात का। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न है, जितने भी प्रश्न हैं बहुत अच्छे हैं, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, ध्यान रख लेना। फिर प्रश्न क्रमांक 11 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 दिया हुआ है सिक्खा नाम, षष्ठी विभक्ति, सिक्खा नाम, जैसे रामाणाम बनता है, रामाणाम, ठीक। जैसे हमारा बनता है पुस्तका नाम, जैसे हमारा बनता है पुस्तका नाम,
पुस्तका नाम, जैसे हमारा बनता है कौन सा, बालका नाम, बालका नाम। ऐसे ही बहुवचन का बना हुआ है हमारा सिक्खा नाम। ठीक, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है दसवां, अर्थात जो हमारे सिखों के दसवां माने 10वें गुरु माने गुरु, 10वें गुरु। कहा माने कौन, आसित माने थे। ठीक, सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो कहा गुरु में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन और प्रथमा में भी कहा में भी प्रथमा का एक वचन। आसित लंग लकार था, भूतकाल की बात कर रहा है। कौन थे 10वें गुरु, तो देखें, ध्यान रखें, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। बताइए जल्दी से आंसर बताएंगे आप लोग, बताएंगे कौन से होंगे। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ही और सिखों के 10वें गुरु माने गए, इसीलिए वहां का उनका गुरुद्वारा भी है वहां पर, और लोग उसे देखने के लिए पर्यटन की दृष्टि से लोग वहां आते भी हैं बहुत, जैसे गोलगृह देखने के लिए और पाटलिपुत्र का वैभव देखने के लिए, गुरु गोविंद का गुरुद्वारा देखने के लिए, तो अनेक नाम वहां पर पर्यटन स्थल भी बने हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 11 के बाद प्रश्न क्रमांक हम 12 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 हमारा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि दामोदर गुप्तेन किम काव्यम रचितम। दामोदर गुप्त के द्वारा किम माने कौन, क्या, काव्यम माने काव्य को, रचित माने रचित किया गया। दामोदर गुप्त के द्वारा कौन से काव्य को रचा गया। ठीक, क्या काव्य रचा गया। दामोदर गुप्तेन, गुप्तेन में जो लगा हुआ है तृतीय विभक्ति का एक वचन है। ठीक, जैसे हमारा बनता है रामेण फलेन, ध्यान रखना, वैसे ही बनेगा गुप्तेन, क्योंकि गुप्त वंश था। ध्यान रखिएगा, आपने देखा होगा गुप्त वंश का शासन काल चला भी है, और गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा महोत्सव मनाया गया था, कौमुदी महोत्सव। गुप्त वंश के शासन काल में बहुत तीव्र गति से था और बहुत ही अच्छा महोत्सव मनाया जाता था। तो तृतीय विभक्ति लगी, किम मतलब क्या, और काव्यम माने काव्य को, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, रचितम माने रचा गया। तो अभी इसके पहले एक प्रश्न भी आया था कि कुट्टनीम ताक्ष ग्रंथ किसके द्वारा रचा गया था। ध्यान रखिएगा, कुट्टनीम नामक जो हमारा काव्य था वो किसके द्वारा रचा गया था, दामोदर गुप्त के द्वारा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कुट्टनीम, क्योंकि दामोदर गुप्त के द्वारा। आप एक बात ध्यान रख लेना कि प्रश्न उल्टा सीधा दोनों प्रकार से सोच करके चलना, क्योंकि परीक्षा में आपको सीधे सीधे प्रश्न नहीं मिलेंगे, क्यों, बोर्ड एग्जाम है, इस बात का ध्यान रखना। तो दामोदर गुप्तेन किम काव्यम रचितम, दामोदर गुप्त के द्वारा कौन काव्य को रचा गया, किस काव्य को रचा गया। तो कुट्टनीम ताक्ष, जो कुट्टनीम ताक्ष हमारा था, उसी काव्य को गुप्त के द्वारा रचा गया। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 13 नंबर का, त्रयोदश नंबर का हमारा प्रश्न रहेगा। इसमें दिया हुआ है पटना नगरस्य, ध्यान से देखें, लिखा हुआ है पटना नगरस्य इतिहास कियत पुरातना। देखें, अर्थात पटना नगर का इतिहास कितना पुराना है, कियत मतलब कितना, पुरातना माने पुराना। ठीक, अर्थात देखें पहले पटना नगरस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन दिया हुआ है। जैसे आप देखते हैं रामस्य, जैसे आप देखते हैं रामस्य, वैसे ही हो जाएगा हमारा नगरस्य। फिर यहां बनाओ पटना नगरस्य इतिहास, इतिहास कियत माने कितना, पुरातना माने पुराना है। अर्थात पटना नगर का इतिहास कितना पुराना है, यह जानना हमारे लिए जरूरी है। देखें 2500 वर्ष, ठीक, और 100 वर्ष, 1500 वर्ष, 2000 वर्ष। अब इसमें एक बात ध्यान रख लेना कि कभी ये संस्कृत में भी लिखा आ सकता है। ठीक, तो इसमें हो जाएगा पंचशतम अधिकम द्विसहस्त्रम। इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे, पंचशतम अधिकम द्विसहस्त्रम, और यहां केवल शतम, यहां आ जाएगा पंचशतम अधिकम 1,000,000। अर्थात 500 अधिक है 1000 से, 500 अधिक है 2000 से, यहां आ जाएगा द्विसहस्त्रम। ध्यान रखना, यहां आएगा अपना क्या, द्विसहस्त्रम। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2500। क्या हो जाएगा, हमारे पटना नगर का इतिहास कितना है, 2500 वर्ष पुराना है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम, ध्यान से देखें। अगला प्रश्न होगा 14 नंबर का। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न है हमारा, पाटलिपुत्रम कस्य प्रांतस्य राजधानी आसीत। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी, किस प्रांत की राजधानी थी। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि आसित लगा हुआ है, मतलब पहले थी। किस
प्रांत की? पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्रम में द्वितीय विभक्ति। पाटलिपुत्र को किस प्रांत की राजधानी थी? कस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी है? षष्ठी विभक्ति। कह कम कैन कस्मै कस्मात् कस्य, कह कम कैन कस्मै कस्मात् कस्य, कस्मिन, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन। प्रांतस्य में भी प्रांतः, प्रांतः, प्रांतम, प्रांतेन, प्रांताय, प्रांतात, प्रांतस्य, षष्ठी विभक्ति में बनेगा प्रांतस्य। राजधानी अर्थात राजधानी आसीत मतलब थी। और जो पाटलिपुत्र है वो किस प्रांत की राजधानी थी? देखें जरा, बिहार की, केरल की, झारखंड की, पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंग लिखा ना, तो पश्चिम बंगाल होगा। बताइए किसकी राजधानी थी? स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर ऐसा कोई सस्पेंस वाला क्वेश्चन है ही नहीं है, स्पष्ट उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बताने में मुझे लगता है कि किसी को भी कोई कठिनाई नहीं होगी। जल्दी से आंसर दे दीजिए। कौन सी है? ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर? जल्दी से दें। ए नंबर आंसर होगा। बिहार की राजधानी, बिहार प्रांत की राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न 15 नंबर का हमारा प्रश्न होगा, ध्यान से देखिएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है पाटलिपुत्र कदा पटना इति प्रसिद्धा अभवत। पाटलिपुत्र कब पटना के नाम से, पटना नाम से प्रसिद्धा अभवत मन हुआ था? पाटलिपुत्र कदा माने कब, और कदा लगा हुआ है मतलब कब की बात कर रहे हैं, और पटना नाम से प्रसिद्ध अभवत, अभवत रूप लगा हुआ है हमारा लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। ठीक, पाटलिपुत्र में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, प्रसिद्धा में प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है। फिर मध्यकाल में, मुगल वंश में, गुप्त वंश में, ब्रिटिश काल में, बतलाएं जल्दी से किस काल में हमारा पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। किसमें हुआ? मध्यकाल में, क्योंकि मुगल वंश के समय तो हो ही नहीं पाया, गुप्त वंश ने किया ही नहीं था। पाटलिपुत्र में ये पाटलिपुत्र चल रहा था हमारा, गुप्त वंश के समय पाटलिपुत्र ही नाम चल रहा था, ब्रिटिश काल में नहीं हुआ। ठीक, ब्रिटिश काल मतलब अंग्रेजों का काल, और मुगल काल यहां तो सवाल ही नहीं उठता। गुप्त वंश में हो जाता पटना नाम से, लेकिन वो पाटलिपुत्र के नाम से ही चलता रहा। फिर पटना शहर हमारा मध्यकाल में हो गया, मध्यकाल में, ध्यान रखिएगा। तो पहला प्रश्न का आंसर, वो 15 नंबर के प्रश्न का आंसर पहला आंसर होगा, ध्यान रखिएगा अच्छे से। प्रश्न क्रमांक हमारा अगला होगा 16 नंबर का। 16 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है कि पटना नगरस्य पालिका देवी का अस्ति। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? अभी इसके पहले भी एक प्रश्न आया था, देखिएगा, ठीक है ना। नगरस्य पालिका देवी का अस्ति आया था ना, नगर की पालिका देवी कौन थी? अब पूछ रहे हैं प्रश्न में पटना नगर की पालिका देवी कौन थी? बतलाइए जल्दी से, कौन सी देवी थी? प्रश्न में कोई परिवर्तन आपको दिख रहा है? ठीक, अब विशेष रूप से यहां पर पटना नगर छोड़ दिया है। पहला प्रश्न आपने देखा होगा, प्रश्न बिल्कुल सेम जैसा है, आंसर भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन। मैंने इसको हटाया नहीं, जानबूझ करके इसको हटाने की कोशिश भी मैंने की कि इसको चलो हटाएं क्या, दो बार मैंने लिख दिया, लेकिन नहीं। लेकिन इसको हटाने से मुझे ये समझ में आया कि अगर थोड़ा सा भी प्रश्न को परिवर्तित करते हैं तो हमारे विद्यार्थी कर पाते हैं कि नहीं। ठीक, बस और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है, आप पर विश्वास है कि आप प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में भी ये स्मरण होगा कि इसके पहले हम ये प्रश्न कर चुके हैं, अर्थात इसका आंसर भी वही पाटन पत्तन देवी ही होंगी, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या है? पाटन देवी। पटना नगरस्य पालिका देवी का अस्ति पाटन देवी। चले प्रश्न क्रमांक हम अगले पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 17 नंबर का कौन सा होगा? ध्यान से देखें। 17 नंबर का प्रश्न है पल्लव पुष्प संरचना आश्रित, पल्लव पुष्प संरचना आश्रित पटना नगरस्य नाम किम। पल्लव पुष्प संरचना अर्थात फूलों की जो पुष्प संरचना के कारण आश्रित, उसी पर आश्रित होकर के पटना नगर का नाम क्या हुआ? पटना नगर का नाम क्या? पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। देखें तो उन्होंने ये कहा कि पल्लव पुष्प, पल्लव पुष्प देखिए कौन कहते हैं? जिसमें पंखुड़ियां होती हैं गुलाब का फूल, गुलाब के फूल के संरचना के आकृति के कारण उसी से आश्रित होकर के पटना नगर का नाम क्या हुआ? ठीक है ना। तो देखें पाटलिपुत्र, उसी पुष्प के कारण पहले इसका नाम पाटलिपुत्र था, उसी की वजह से पटना नगर आया।
ठीक, अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर पल्लव पुष्प संरचना के बाद संरचनाम आश्रित लगा हुआ है, आश्रित, तो यहां ल्यप प्रत्यय लग गया है आ उपसर्ग पूर्वक श्रित धातु से। नगरस्य में षष्ठी विभक्ति, किम मतलब क्या, ठीक है ना। चले प्रश्न क्रमांक अगले पर चलते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक होगा 18। 18 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखें कि ग्रीस देशस्य रात्रौ दूतः का आसीत, अर्थात ग्रीस देश का रात्रि जो राजदूत आया था वो राजदूत कौन था, ग्रीस देश का राजदूत कौन था। फाहियन जिसे हम लोग बोलते हैं, फाहियन, ह्वेनसांग, मेघास्तनीज या इत्सिंग, ठीक, इसको आप लोग वैसे देखते हैं तो इत्सिंग और दूसरे ढंग से लिखा रहता है, मेघास्थनीज तो ऐसे ही लिखा रहता है, ह्वेनसांग, ठीक, तो ह्वेनसांग और फाहियान तो फाहियन, ठीक, ध्यान रखिएगा ये हमारे सारे कौन है, ग्रीस अंग्रेज हैं, ठीक, और ये हमारे ऐसा कह सकते हैं कि बाहर के हैं, तो ठीक, ग्रीस देशस्य राजदूता का आशीष, रात्रौ दूता तो फाहियान, जो हमारे रात्रौ दूता थे, राजदूत थे, वो कौन थे, फाहियान थे। ग्रीस देशस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, दूता में प्रथमा, रात्रौ में द्वितीया, कहा मतलब प्रथमा, आसीत में प्रथमा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 में देखें, कौमुदी महोत्सव कस्मिन् ऋतौ आचर्येत, ठीक, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में आचर्येत माने मनाया जाता है या प्रारंभ किया जाता है, ठीक, तो कौमुदी महोत्सवा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, कस्मिन में सप्तमी विभक्ति, ऋतौ में सप्तमी विभक्ति, ऋतु के रूप चलेंगे, ऋतौ बनेगा, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, आचर्यते, आचर्येते, आचर्यन्ते, तो ये हमारा लगा हुआ है कर्मवाचकी क्रिया, ठीक। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत शरद ऋतु, बताएं जल्दी से किस ऋतु में मनाया जाता है, ठीक है ना। जब नौ दुर्गा महोत्सव, कौमुदी महोत्सव का परिवर्तित नाम क्या हुआ है, नवरात्रि, और वही हमारी शीतकाल की शरद ऋतु में जो हमारी देवी की प्रतिमा रख करके नवरात्रि मनाई जाती है, उसी समय पहले कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव को परिवर्तित करके वहां पर नवरात्रि का महोत्सव मनाया जाने लगा, ठीक। चलिए ये प्रश्न आपको समझ में आया है, कौन सी ऋतु में मनाया जाता है, ऋतु मतलब जो हमारी ऋतुएं होती हैं, आप देखते हैं षड ऋतुएं होती हैं, उन्हीं षड ऋतुओं में से शरद ऋतु में हमारा कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक हम 20 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 रहेगा हमारा, गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मभूमि कुत्र आसीत्, गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि कहां थी, कहां है। गुरु गोविंद सिंहस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, गुरु गोविंद सिंहस्य में षष्ठी विभक्ति लगी है, जन्मभूमि में प्रथमा का एक वचन, कुत्र माने कहां, स्थानवाची है तो कुत्र मतलब कहां, अस्ति मतलब है, अस्ति का मतलब है, अर्थात गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि कहां है, पाटलिपुत्र, कलिंगम, उत्कल प्रांत, एतेषु कश्चन अपि नास्ति, अर्थात इनमें से कोई भी नहीं, उत्कल प्रांत है कि कलिंग है कि पाटलिपुत्र है, बतला जल्दी से क्या होगा, पाटलिपुत्रम, अर्थात गुरु गोविंद 10वें गुरु थे सिख संप्रदाय के, तो वहां पर पाटलिपुत्र में ही उनका गुरुद्वारा बनाया गया, वही उनकी जन्मभूमि भी है। प्रश्न क्रमांक 20 के बाद आगे चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 21 पर। 21 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि कस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था उत्तमा आसीत्, किस काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्तम मतलब श्रेष्ठ, आसीत मतलब थी। ध्यान रखना, प्रश्न को समझने की कोशिश करना, 2 से 3 बार पढ़ना आप परीक्षा में, मैं तो यहां आपको एक ही बार में बता रहा हूं, ठीक, जिससे कि आपका वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, ठीक। इसीलिए कस्य काले सप्तमी विभक्ति का एक वचन, ठीक, काले में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, कस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, पाटलिपुत्रस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, रक्षा व्यवस्था उत्तम माने श्रेष्ठ, आसीत मतलब थी, अर्थात किस काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्तम और श्रेष्ठ थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, समुद्रगुप्त के समय, कुमारगुप्त के समय, एतेषु कश्चन अपि नास्ति, इनमें से कोई भी नहीं, किस, समुद्रगुप्त के समय कि कुमारगुप्त के समय कि चंद्रगुप्त के समय, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी,
उत्तम और श्रेष्ठ थी। लेकिन अशोक जब आए तो वहां का वैभव और बढ़ गया, ठीक, क्योंकि चंद्रगुप्त ने नींव डाली थी और धीरे धीरे वह विकास के पथ पर था। लेकिन उसके बाद जब अशोक आए तो सब कुछ उनको बना बनाया मिल गया, तो उन्होंने और वैभव किया किसी ने भी हो, लेकिन किया बहुत अच्छा किया, ठीक है ना। आगे चले, 21 नंबर के प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं 22 नंबर, द्विविंशति, ठीक, द्विविंशति प्रश्न पर चलेंगे हम। और इसमें लिखा हुआ है मेघा स्तनीजा कस्य काले पटनाम आगता, अर्थात मेघा स्तनीज किस समय में पटना नगर आया। ध्यान रखें, मेघा स्तनीजा में प्रथमा का एक वचन, कस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, काले में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, पटनाम में षष्ठी विभक्ति का, ठीक है ना। और आगता कब आया, ठीक, आया अशोक के काल में, मुगल वंश के काल में, चंद्रगुप्त के काल में, ब्रिटिश काल में। बतलाए जल्दी से किस समय हमारा मेघा स्तनीज पटना काल में आया। चंद्रगुप्त के समय, या मौर्य वंश का शासन चल रहा था, चंद्रगुप्त के समय में मेघा स्तनीज आया और उसने क्या है, वहां की पूरी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था को देखा और उन्होंने कहा कि मौर्य वंश चंद्रगुप्त के समय, बोले मौर्य काल में यहाँ की पटना शहर की हमारी व्यवस्था क्या है, उत्तम व्यवस्था है, रक्षा व्यवस्था। आगे चले, प्रश्न क्रमांक 23 पर चलेंगे। ध्यान रखना, प्रश्न क्रमांक 23 में लिखा हुआ है पटनायाम गंगा नद्याम कह सेतु अस्ति। पटनायाम बोले पटना में, गंगा नदी में, कह माने कौन, सेतु माने पुल, अस्ति माने है। पटना की जो पटना नगर में, पटनायाम बोले पटना नगर की गंगा नदी में, पटना नगर के किनारे जो पटना नगर बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे, उस गंगा नदी में कौन सा पुल निर्मित है। तो आपने देखा राजेंद्र सेतु, धनुष सेतु, गांधी सेतु, जगजीवन सेतु। बताइए कौन सा सेतु माने पुल बना हुआ है। गांधी सागर बांध बना हुआ है, ध्यान रखना, गांधी सेतु पुल बना हुआ है, पाठ में आया हुआ है, आपने अगर ध्यान दिया हो। गांधी सेतु पुल बना हुआ है गंगा नदी पर, और बहुत बड़ा पुल बना हुआ है, ऐसा नहीं छोटा मोटा, बहुत बड़ा पुल बना हुआ है, क्योंकि गंगा छोटी मोटी तो है नहीं है, बहुत बड़ी नदी है, ध्यान रखिएगा। तो पटनायाम में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, गंगा नद्याम में भी हमारी देखिए नदी, नदीम, नद्या, नद्य, नद्या, नद्याह, नद्याम, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। और का में प्रथमा का एक वचन, सेतु में प्रथमा का एक वचन, अस्ति, स्था, शंति, ये भी हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। फिर इसके बाद आगे चलेंगे प्रश्न क्रमांक 24 पर। प्रश्न क्रमांक 24 हमारा क्या कहता है, परिभूत पुरंदर स्थानम इति कस्य नाम दत्वम। परिभूत पुरंदर स्थानम इति कस्य नाम दत्वम, यह किसका नाम दिया गया। ध्यान रखें, किसके लिए, पाटलिपुत्रम, गुप्तवंशम, बुद्ध या मुद्रा राक्षस। ध्यान रखें, तो पाटलिपुत्र नगर का नाम परिभूत पुरंदर स्थानम के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पर देखें, पाटलिपुत्र जो है हमेशा विपदाओं से भी घिरा रहता है, लेकिन बहुत ही सुंदर आकृतियां, चित्ताकृतियां, वहां का वैभव सुंदर, वहां की रक्षा व्यवस्था बहुत सुंदर थी, ठीक, इसीलिए परिभूत पुरंदर स्थानम इति कस्य नाम दत्तम। कस्य नाम, नगर, पाटलिपुत्र नगरस्य, नगर नाम दत्तम। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 25, ठीक, 25 नंबर का प्रश्न रहेगा, गुरु गोविंद सिंह कस्य धर्मस्य गुरु आसीत। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह कस्य धर्म के गुरु थे, किस धर्म के गुरु थे। तो कस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, धर्मस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, और गुरु में प्रथमा का एक वचन, आसीत में प्रथम पुरुष लट्लकार का एक वचन रूप लगा हुआ है। हिंदू, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, किस धर्म के गुरु थे। तो बताने की जरूरत है क्या, जल्दी से लिखें कमेंट में, जल्दी से बतलाएं क्या है इसका। गुरु गोविंद सिंह नाम से ही जाने जाते हैं। वाहे गुरु दी का खालसा, वाहे गुरु दी की फतेह। कौन है, सिख संप्रदाय, ध्यान रखिएगा, कौन थे, सिख संप्रदाय के गुरु थे। किस धर्म के थे, सिख धर्म के। चले आगे देखें, 26 नंबर का प्रश्न देखेंगे आप, पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम इति पाठे कस्य नगरस्य वर्णन भवति। पाटलिपुत्र वैभव, इस पाठ में किस नगर का वर्णन होता है, किस नगर का वर्णन होता है।
देखें, पाठे में सप्तमी का एक वचन, कस्य में षष्ठी का एक वचन, नगरस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, वर्णन वर्णन, भवति भवता भवंती, तो ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है भू धातु। और पाटलिपुत्र हमारे जिस पाठ को हम पढ़ रहे हैं उस पाठ में आप देख पा रहे होंगे कि पाटलिपुत्र वैभव नाम का हमारा शीर्षक है पाठ। ठीक, तो इसमें किस नगर का वर्णन किया गया? भागलपुर का, वाराणसी का, पटना का, बिहार का। बतला जल्दी से, किसका? पटना नगर का वर्णन किया गया है इसमें। किस नगर का? पटना नगर का। कस्य वर्णन? बोले पटना नगर का वर्णन किया गया है। चले प्रश्न क्रमांक 26 के बाद हमारा क्या हो जाएगा? 27 नंबर का प्रश्न देखें, सरस्वत्याः कस्मिन् महानगरे गृहम आसीत्। सरस्वत्या, सरस्वती किस महानगर में घर था? सरस्वती का किस महानगर में घर था? बतला जल्दी से। सरस्वत्याः में लगा हुआ है, देखिए कौन सा? षष्ठी विभक्ति का एक। कस्मिन् मतलब किस, किस में, महानगरी माने नगर में, गृहम माने घर, आसीत मतलब था। बतला जल्दी से, किस नगर में था घर? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में सरस्वती का महानगर का क्या था? घर था महानगर में। आगे चले, इसमें देखें षष्ठी का एक वचन, इसमें सप्तमी का एक वचन, महानगरी में भी सप्तमी का एक वचन, गृहम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन, आसीत लगा हुआ है आपका किसमें? प्रथम पुरुष एक वचन। आगे देखें हमारा प्रश्न क्रमांक 28, कस्मात् शब्दात्। कस्मात् शब्दात् पटना शब्द निर्मिता। किस शब्द से पटना शब्द निर्मित हुआ है? किस शब्द से? पटन देवी से, पाटली से, बिहार से, पत्तन से। किस शब्द से निर्मित हुआ है? देखें, कस्मात् शब्दात्, पतन, पत्तन शब्द है हमारा, पत्तन शब्द से पटना नगर बना। लेकिन यहां देखें पंचमी का एक वचन, शब्दात् में पंचमी का, जैसे रामात वैसे ही शब्दात्, ध्यान रखना। ठीक, तो किस शब्द से पटना का नाम पड़ा? तो पत्तन। ठीक है ना। अब यहां देखना, पटन देवी तो है वहां की मुख्य देवी है, लेकिन पत्तन शब्द से, मूल शब्द पत्तन है, उसी से पटना बना। आगे चले, प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा 29। प्रश्न क्रमांक 29 में आप देख पा रहे होंगे यहां क्या लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्रम कस्याः नदी तटे स्थितम अस्ति। पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर स्थित है? यह भी मैंने थोड़ा सा प्रश्न घुमाया है, इसके पहले भी एक प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखना। आप उस प्रश्न को पुनरावृत्ति में लगे। पाटलिपुत्र नगरम कस्याः नदी तटे, उस वहां लिखा था पाटलिपुत्रायाम कस्य नद्याम तटे अस्ति, और यहां पर लिखा हुआ है पाटलिपुत्र कस्याः नदी तटे स्थितम अस्ति। किस नदी के तट पर है? और जल्दी से पढ़ लिया, एक बार पढ़ भी लिया है प्रश्न। अब इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर आप दीजिएगे, कस्याः में क्या हो जाएगा? गंगायाः। क्या हो जाएगा? गंगायाः। गंगा नदी के तट, तटे में सप्तमी व्यक्ति का एक वचन, अस्ति में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन करो, और पाटलिपुत्रम में द्वितीय व्यक्ति। ध्यान रखें। 29 के बाद अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30, और ध्यान रखें, राजशेखरस्य मुख्य काव्यम ग्रंथम का। राजशेखर का मुख्य माने मुख्य, काव्यम माने काव्य, ग्रंथम माने ग्रंथ, कह माने कौन। अर्थात इस राजशेखर का मुख्य काव्य ग्रंथ कौन सा है? काव्य प्रकाशः, काव्य मीमांसा, कुट्टनीमत और साहित्य दर्पण। बताएं, काव्य प्रकाश है कि काव्य मीमांसा? तो इसमें ध्यान रख लेना, राजशेखर का मुख्य काव्य ग्रंथ है काव्य मीमांसा। ठीक है ना। काव्य प्रकाश अलग हो जाएगा, कुट्टनीम अलग है, कुट्टनीम तो दामोदर गुप्त का है, और साहित्य दर्पण पूरा साहित्य के बारे में होता है, काव्य प्रकाश में मतलब पूरे काव्य के बारे में। ठीक, तो काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ, काव्य ग्रंथ रचा गया है वो राजशेखर के द्वारा। इसके पहले भी प्रश्न आया है, कैसे कि काव्य मीमांसा काव्यस्य कस्य रचनाकारः, तो राजशेखर आया था। पहले प्रश्न में ये था, ये आंसर था, अब ये आ गया प्रश्न में, ये इसका आंसर। बिल्कुल परिवर्तन हो सकते हैं परीक्षा में भी, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर आप देखिएगा, काव्य मीमांसा। इसका आंसर क्या होगा? राजशेखर का मुख्य काव्य ग्रंथ क्या है? काव्य मीमांसा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। चलिए, इसमें 30 ही प्रश्न थे,
और इसमें बहुत होते हैं, एक पेपर से या एक पार्ट से 30 क्वेश्चन। मैं तो ये सोच रहा था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 18 20 क्वेश्चन ही रखे जाए, लेकिन इसमें 30 क्वेश्चन भी हो गए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने रख दिए। लेकिन आगे ध्यान रखना कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, और कहीं पर भी कोई समस्या अगर आपको जाती है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके भी बताना। परीक्षा के लिए आपको बहुत उपयोगी होंगे ये प्रश्न, ध्यान रखिएगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी माध्यम से हो, आप चाहे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो या सीबीएसई हिंदी मीडियम, आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी संबंधित हो, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आपको देता है 2 प्लेटफॉर्म। ध्यान रखिएगा, एक देता है मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और एक है आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। ध्यान रखिएगा, तो भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब होता है निःशुल्क शिक्षा। आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। यूट्यूब चैनल पर आपको संपूर्ण सब्जेक्ट क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक की संपूर्ण कक्षाएं, संपूर्ण विषयों की बिल्कुल निःशुल्क आप लोगों के लिए सेवारत है। ध्यान रखिएगा, आप लोग बढ़िया बिंदास तरीके से जिस सब्जेक्ट की आपकी समस्या है, मैग्नेट ब्रेन्स को आप चुनिएगा और आपकी सारी समस्याएं का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको निश्चिंत रखिए। आप मैग्नेट ब्रेन्स को देखिएगा, उसमें सारे सब्जेक्ट आपको बिल्कुल इतने सिस्टम से, इतने अच्छे से मिलेंगे कि आप एक बार देखेंगे तो आप हमेशा के लिए ये मान के चलेंगे कि अब इससे अच्छा कुछ नहीं। ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से क्लास 7 से क्लास 12 तक के संपूर्ण विषयों के बहुत ही सुंदर, चाहे हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, बहुत सुंदर सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार किए गए हैं। तो परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। अच्छे अंक लाने के लिए, उत्तम अंक लाने के लिए, श्रेष्ठ अंक लाने के लिए जल्द से जल्द संपर्क करिएगा आप। ठीक, संपर्क करने के लिए आपको जाना कहां होगा, ज्यादा परेशान नहीं होना है। नीचे जैसे ही आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। वहां आपको सारी जानकारी दी जाएगी और बिंदास तरीके से आप इनको अपने पास लीजिए। फिर इसके बाद कंटेंट और क्लास दोनों जब एक साथ होंगे तो खूब जमेगा रंग। ध्यान रखिएगा, आपके और हमारे संग। तो आप लोग अगर प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से आपको नए वीडियो की अपडेट मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी आपको कर देना है, और अच्छा लगे तो आप लोगों को शेयर भी कर देना है। जितने भी आपके मित्र हैं, सगे संबंधी कोई भी हो, XYZ, आप 10th क्लास के हैं मुझे मालूम है, लेकिन उसके बाद भी आप 7th क्लास, 6th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th, 11th, 12th संपूर्ण सब्जेक्ट, संपूर्ण क्लासेस यहां पर चल रही हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।